A very good morning, students. Myself डॉक्टर सुवीना चटर्जी, करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर. कैसे लग रहे हैं आपको सारे वीडियोस, सारे लेक्चर्स जिसके थ्रू आप अभी लॉकडाउन में अपने क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं. होप आप इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश भी कर रहे हैं. अभी फ़िलहाल हम लोग फ़ेस टू फेस क्लासेस नहीं कर पाते हैं या कर पा रहे हैं, तो ये एक ऑप्शन है जिसके ज़रिए आपकी पढ़ाई में किसी तरह का रुकावट या ऑब्स्टेकल नहीं आए, इसको रोकने की कोशिश. ये क्लास अगेन फिर मेरा यूजी थर्ड सेमेस्टर के लिए है, जिनका एक टॉपिक है स्टैंडर्डाइजेशन, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ स्टैंडर्डाइजेशन. देखिए, नॉर्म्स को जानने से पहले हमें स्टैंडर्डाइजेशन को जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ स्टैंडर्डाइजेशन, द प्रोसीजर्स, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग नॉर्म्स को डेवलप करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. हम लोग आज जानते हैं कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्डाइजेशन. When objects are expressed in quantities, it's termed as measurement. This is go through some specific rules which is called standardization. पहले सिंपल लैंग्वेज में समझो कि साइंस में, ठीक है, साइंस में चाहे कोई भी साइंस हो, उसमें मेज़रमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है. मतलब विदाउट मेज़रमेंट हम वहाँ पे कोई कंक्लूज़न पर नहीं पहुँच सकते हैं. विदाउट मेज़रमेंट हम वहाँ पे किसी रिज़ल्ट तक नहीं पहुँच सकते हैं. तो साइंस में मापन या मेज़रमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है या बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस अपना रखता है. और मेज़रमेंट का अर्थ होता है कि वस्तुओं को उसके नंबर्स के रूप में हम वहाँ पे एक्सप्रेस करें या व्यक्त करें, ठीक है. और नंबर्स के रूप में कैसे, तो उसके क्वांटिटीज़ में उसको एक्सप्रेस करना, ठीक है. व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर एक्सप्रेस एंड एज क्वांटिटीज़, क्वांटिटी में, नॉट क्वालिटी, क्वांटिटी, मात्रा में, इसी को मेज़रमेंट कहते हैं. और ये कुछ रूल्स के आधार पर ही हो पाता है. इसी रूल्स को हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं. यानी किसी रूल्स के आधार पर जब हम ऑब्जेक्ट को उसके नंबर्स के पे शो करते हैं या उसके क्वांटिटी में शो करते हैं, तो दैट इज़ स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है. जैसे मान के चलो हम लोग किसी क्वेश्चनियर को किसी सैम्पल ग्रुप पर रिप्रेजेंट किए, और सैम्पल ग्रुप पर रिप्रेजेंट करने के बाद जो स्कोर आया, वो स्कोर क्या है, वो तो नंबर्स में है. तो हम जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब जो वर्ड्स में वो अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, उस ओपिनियंस को जब हम स्कोरिंग करते हैं, जब वो नंबर्स में आते हैं, तो ये जो सारा प्रोसीजर्स चलता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है. तो अब जब हम यहाँ पे बताएं, सैम्पल की बात की, तो एक बड़े ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन. और इस पॉपुलेशन का ही एक छोटा पार्ट क्या होता है, दैट इज़ सैम्पल. ये क्या हो गया आपका पॉपुलेशन. और इस पॉपुलेशन का ही छोटा ग्रुप क्या हो गया, सैम्पल. लैक ऑफ टाइम या यूज़ ऑफ मनी या बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होने के लिए हम लोग पूरे पॉपुलेशन पर स्टडी ना करके हम लोग उसके ही छोटे रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल पर अपना स्टडी करते हैं, ठीक है. इस रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल पर ही जब हम लोग किसी टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो वहाँ पे हमें लोगों से डेटा मिलता है, और उस डेटा के आधार पर ही हम लोग स्कोर को नंबर्स में या क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं. तो ये जो सारा प्रोसीड्यूर्स चलता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन. Definition: according to Raver and Raver, standardization refers to the process and procedures of establishing a set of norms for a test. रेवर ने क्या कहा था कि मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन का हिंदी क्या होता है, मानकीकरण का तात्पर्य उन प्रक्रियाओं या कार्य प्रणालियों से है जिसके द्वारा किसी परीक्षण के लिए मानकों के एक सेट का निर्माण किया जाता है. तो मानक क्या है, यहाँ पे मानक है एवरेज स्कोर. किसी रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल का किसी टेस्ट पर एक एवरेज स्कोर जब आता है, उसी को हम लोग नॉर्म्स कहते हैं. रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल मतलब किसी पॉपुलेशन से जब हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेते हैं, तो वो ग्रुप पूरे सैम्पल को रिप्रेजेंट करता है. जैसे अगर करीम सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले यूजी थर्ड सेमेस्टर के 25 स्टूडेंट्स में से हम 10 स्टूडेंट्स को चूज़ करते हैं, तो वो 10 स्टूडेंट्स पूरे करीम सिटी कॉलेज के यूजी थर्ड सेमेस्टर को रिप्रेजेंट करेगा. तो दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल.
तो जब उस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पर हम किसी टेस्ट को अप्लाई करते हैं और उसका जो एवरेज स्कोर निकल के आता है, हम मान के चलते हैं वो पूरे कॉलेज के या पूरे उस साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर होगा। उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही नॉर्म्स कहा जाता है। तो किसी टेस्ट पर नॉर्म्स को एस्टेब्लिश करने का जो प्रोसेस होता है या जो प्रोसीजियर्स होता है, उसी को स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। यानी नॉर्म्स डेवलप करने की पूरी प्रक्रिया को ही स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। ये किसने कहा? रेवर ने। अकॉर्डिंग टू चैपलिन, अब रेवर के इस कंसेप्ट को जब हम इससे अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम चैपलिन के डेफिनेशन को देखते हैं, क्योंकि चैपलिन ने जो डेफिनेशन दिया था वो बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट पे था। According to Chaplin, standardization is the process of establishing norms for a test by administrating it to a large and representative sample. उन्होंने भी यही कहा था कि जब हम किसी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पर किसी टेस्ट को अप्लाई करने के बाद जो स्कोर मिलता है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है नॉर्म्स को डेवलप करने का, इसी को स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। एट द सेम टाइम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्शंस, टाइम लिमिट्स एंड परमिसेबल वेरिएशंस इन प्रोसीजर्स आर डिटरमाइंड। न सिर्फ हम लोग नॉर्म्स को डेवलप करते हैं, बल्कि उसी टाइम पर हम लोग किसी टेस्ट को कैसे अप्लाई करेंगे उसका डायरेक्शन भी देते हैं सब्जेक्ट को, टाइम लिमिट भी बांधते हैं, और उसके साथ ही साथ परीक्षण को प्रभावित करने वाले वेरिएबल्स जो हैं उसको भी क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। तो चैपलिन ने बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट में कहा था कि स्टैंडर्डाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसमें किसी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ग्रुप पर किसी टेस्ट को अप्लाई करके जो हम लोग नॉर्म्स को डेवलप करते हैं, ये पूरे प्रोसीजर्स को ही स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। और साथ ही साथ इसमें टाइम लिमिट, इसमें टेस्ट को अप्लाई करने के डायरेक्शंस और परमिसेबल वेरिएशंस प्रोसीजर्स के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस की क्या विशेषताएं हैं। स्टैंडर्डाइजेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच मेजरमेंट विल बी मोर एक्यूरेट। स्टैंडर्डाइजेशन वो प्रोसीजर्स है जिसके आधार पर क्या है, मापन बहुत ही ज़्यादा शुद्ध, परिशुद्ध और एक्यूरेट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पष्टता और व्यवहारिकता, या फिर मान के चलो कि इसको उपयुक्त बनाया जाता है मानकीकरण के द्वारा ही। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन इज डीपली रिलेटेड विथ रूल्स ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्डाइजेशन जो है मापन के रूल के साथ क्या होता है, उसका घनिष्ठ संबंध होता है। नलनी ने कहा था कि मानकीकरण की सफलता मापन के नियमों की स्पष्टता और व्यवहारिकता पर निर्भर करती है। स्टैंडर्डाइजेशन जो है मापन के जो रूल है इसके साथ डीपली रिलेटेड होने के कारण, कोरिलेटेड होने के कारण इसका मेजरमेंट क्या होता है, एक्यूरेट होता है। A set of norms for a test is developed by the procedure of standardization. Set of norms यानी नॉर्म्स जो डेवलप होता है वो स्टैंडर्डाइजेशन की प्रक्रियाओं के आधार पर ही होता है। अब स्टैंडर्डाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे कि इसके स्टेजेस क्या है, इसकी प्रक्रियाएं क्या है। ठीक है, फोर्थ, इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ टेस्ट इज क्लियरली एक्सप्लेन अंडर स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस। किसी टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट मतलब किसी टेस्ट को अप्लाई करने के लिए जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर्स के अंतर्गत ही दिए जाते हैं। द टाइम लिमिट ऑफ एनी टेस्ट इज डिटरमाइंड बाय स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन के दौरान ही जब हम लोग किसी टेस्ट का नॉर्म्स डेवलप करते हैं तो वो स्टैंडर्डाइजेशन की ही प्रक्रिया होती है। उसी दौरान हम लोग टाइम लिमिट को भी बांध लेते हैं कि अगर 40 आइटम्स का कोई टेस्ट है या 20 आइटम्स का कोई टेस्ट है तो उसके लिए कितने हमें टाइम लिमिट को कंट्रोल या बांध के रखना है, या फिर उसमें अगर सब टेस्ट डिवाइड किए गए हैं तो हर सब टेस्ट के लिए हमें कितने टाइम को देना ज़रूरी होगा। ये सारा जो प्रोसेस है ये स्टैंडर्डाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है। समझ में आया स्टैंडर्डाइजेशन क्या है?
स्टैंडर्डाइजेशन जो है नॉर्म्स, ए सेट ऑफ नॉर्म्स को डेवलप करने का प्रोसीजर्स है, जिसके अंतर्गत क्या है, मेज़रमेंट एक्यूरेट होता है। ये उसके साथ बहुत डीपली रिलेटेड होता है। इसके साथ ही टेस्ट नॉर्म्स का डेवलपमेंट होता है। इसी में टेस्ट को अप्लाई करने के इंस्ट्रक्शन भी दिए रहते हैं, और टाइम लिमिट भी जो एक सेट किया जाता है हर टेस्ट के लिए, वो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर के अंतर्गत ही किया जाता है। अब हम लोग आते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस, मतलब क्या स्टेप होते हैं, कैसे स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस एक के बाद एक जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस हैव सम स्टेजेस थ्रू विच इट प्रोसीड। स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस क्या है, इसके कुछ स्टेजेस होते हैं जिसके सहारे ये आगे बढ़ता है। पहला क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स फॉर मेजरमेंट। In first stage, the rules of measurement is clearly determined by the standardization process. In standardization process, it try to make such measurement rules are more clear and practical. स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस में ही जो है मेज़रमेंट करने के रूल्स को क्लियर किया जाता है, यानी हम टेस्ट के द्वारा कैसे किसी इंसान को मेज़र करेंगे। पर्टिकुलर हम जब किसी पर्सन को मेज़र करते हैं तो उसके एटीट्यूड, उसके पर्सनालिटी, उसके एग्रेशन, उसके स्ट्रेस, उसके एंजाइटी, उसके इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों का मेज़रमेंट करते हैं। तो यही मेज़रमेंट हम कैसे करेंगे, इसके लिए एक नियम होगा ना। जब हम टेस्ट बनाएंगे तो उसका एक नियम होगा, वो किन किन चीज़ों को फॉलो करेगा, ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड होता है स्टैंडर्डाइजेशन के फर्स्ट स्टेज पर। सेकेंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्म्स। In second stage of standardization process, a appropriate norm, either norms are developed for a test. ठीक है, it is a complex and difficult procedure. According to necessarily age, grade, percentile norms will be developed. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्म्स में क्या है, सेकेंड स्टेज में क्या है, सेकेंड स्टेज में क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत नॉर्म्स का डेवलप किया जाता है। नॉर्म्स क्या है, मैंने पहले ही बताया, किसी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पर किसी टेस्ट को एडमिनिस्टर करने पर जो एवरेज स्कोर आता है, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्म्स। ठीक है, तो ये बहुत ही जटिल और डिफ़िकल्ट प्रक्रिया है, लेकिन इसके आधार पर हम लोग नॉर्म्स को डेवलप करते हैं। नॉर्म्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे एज रिलेटेड हो गया, ग्रेड रिलेटेड हो गया, परसेंटाइल से रिलेटेड हो गया। ये सारे नॉर्म्स का डेवलपमेंट स्टैंडर्डाइजेशन के सेकेंड प्रोसेस में किया जाता है। फर्स्ट स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज में रूल्स को क्लियर करते हैं मेज़रमेंट का, सेकेंड स्टेज में हम लोग नॉर्म्स डेवलप करते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेज में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जनरलाइज इंस्ट्रक्शन। इन थर्ड स्टेज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस, a general instruction established for subject before participating the experimental procedure. Such instructions are free from personal biases. थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जो टेस्ट अप्लाई किया जाता है, जिसके आधार पर हम लोग नॉर्म एस्टेब्लिश करते हैं, उस टेस्ट को अप्लाई करने का जो इंस्ट्रक्शन है वो जनरलाइज्ड वे में दिया जाता है। हर सब्जेक्ट को जब इंस्ट्रक्शन एक जैसे मिलते हैं तो वहाँ पर वो पर्सनल बायस मतलब किसका, एक्सपेरिमेंटर का पर्सनल बायसेस से फ्री होते हैं। हर सब्जेक्ट को एक जैसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं टेस्ट को फिलअप करने के लिए, तो वो टेस्ट को फिलअप भी एक जैसे ही करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जब ये इंस्ट्रक्शन एक जैसा होगा, जनरलाइज्ड वे में होगा, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटर का कोई पर्सनल बायस या उनका इफेक्ट सब्जेक्ट के परफॉर्मेंस पर नहीं पड़ेगा। फोर्थ इज डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम लिमिट्स। अब फोर्थ स्टेज में क्या होता है, इन थर्ड स्टेज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इन फोर्थ स्टेज of standardization process, a standard time limit is set for every test and subtest. फोर्थ स्टेज स्टैंडर्डाइजेशन का फोर्थ स्टेज है, इसमें क्या होता है, टाइम लिमिट को सेट किया जाता है हर टेस्ट और सब टेस्ट के लिए। जैसे एक टेस्ट में अगर 20 आइटम्स है, उन 20 आइटम्स को अगर हम छोटे छोटे सब टेस्ट में बांट दें, यानी उसमें अगर डायमेंशन वाइज में हम बांट दें, जैसे होम, इमोशनल, एडुकेशनल, सोशल, तो हर डायमेंशन वाइज उसका टाइम लिमिट अगर 5 मिनट्स करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो ये भी
प्रोसेस किसके अंतर्गत होता है? तो ये स्टैंडर्डाइजेशन के अंतर्गत ही होती है, ये इसका 4th स्टेज है, ठीक है। इन 5th स्टेज क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ जनरलाइज्ड प्रोसीजर्स। इन 5th स्टेज of standardization process, generalized procedures are determined. Sequences of procedures are pre-established and it's equally applied in every subject. Through generalized procedures, experimenters' personal biases easily control. क्या होता है 5th स्टेज में? क्या होता है? जो प्रोसीजर्स होता है वो जनरलाइज किया जाता है, वो निर्धारित किया जाता है, यानी उसका डिटर्मिनेशन किया जाता है कि कैसे वो काम करेगा। साथ ही साथ क्या होता है कि इस स्टेज में सीक्वेंस को पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है कि कैसे सीक्वेंसेस आएंगे, यानी पहले कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे रहेंगे, फिर धीरे धीरे कैसे क्वेश्चंस की कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। ये सारा इसी प्रक्रिया के अंतर्गत इसी 5th स्टेज में होता है। साथ ही साथ यहाँ पर अध्ययनकर्ता यानी एक्सपेरिमेंटर के प्रभाव, यानी उनका अगर कुछ पर्सनल इफेक्ट है, पर्सनल जो चीज़ें हैं उसको रोकने का भी प्रयास इस स्टेज में किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जनरलाइज प्रोसीजर्स के द्वारा ही पर्सनल बायस को भी इजीली कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो क्लियर है कि जनरलाइजेशन क्या है? जनरलाइजेशन इज़ अ प्रोसीजर टू एस्टेब्लिश द नॉर्म्स। जनरलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा, स्टैंडर्डाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा ही, स्टैंडर्डाइजेशन इज़ अ प्रोसीजर टू एस्टेब्लिश द नॉर्म्स। स्टैंडर्डाइजेशन ही वो प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम लोग नॉर्म्स को डेवलप करते हैं और जिसके आधार पर हम लोग किसी रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ग्रुप का एवरेज स्कोर कलेक्ट करते हैं और उसी एवरेज स्कोर से ज़्यादा आने वाले को हम लोग मानते हैं कि वो जैसे हम लोग अब करेंगे कि अगर एवरेज स्कोर से ज़्यादा आ गया तो हम लोग मानेंगे कि वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। एवरेज स्कोर से कम आया तो हम लोग कहेंगे कि उसकी एंजाइटी लेवल बहुत अच्छी है। एवरेज स्कोर में आया तो हम लोग कहेंगे कि वो मॉडरेट लेवल का। तो जो भी हम लोग जैसे भी इसको सेट करते हैं ये नॉर्म्स के आधार पर ही होता है। ये नॉर्म्स का ही जो डेवलपमेंट या एस्टेब्लिशमेंट की जो पूरी प्रक्रिया है दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। तो नॉर्म्स को जानने से पहले हमें स्टैंडर्डाइजेशन को जानना बहुत ही ज़रूरी था कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या है। यहाँ पे हमने उसको पूरे डेफिनेशंस, रेवर का डेफिनेशन, चैपलिन का डेफिनेशन आपको समझाया। कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने अच्छे से डील कर दिया कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस एंड व्हाट आर द स्टेप्स। पहला हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स फॉर मेजरमेंट, सेकेंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्म्स, थर्ड इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जनरलाइज इंस्ट्रक्शन, फोर्थ इज डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम लिमिट्स एंड फिफ्थ इज डिटर्मिनेशन ऑफ जनरलाइज प्रोसीजर्स। जब हम स्टैंडर्डाइजेशन को अच्छे से समझ जाएंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। जब आप इसको अच्छे से समझ जाओगे तो आपके लिए नॉर्म्स को समझना और ही आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर, कीप स्टडी।